नमस्कार दोस्तों, मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। यूपी में 2027 का विधानसभा चुनाव अभी 1.5 साल दूर है, लेकिन राजनीतिक सरगर्मियां अपने उफान पर हैं। बिना किसी भूमिका के सीधे सवाल पर आते हैं, क्योंकि यूपी की राजनीतिक हलचलों और पर्दे के पीछे बन रही रणनीतियों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं लेखक, डायलॉग राइटर, वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक मनोज राजन त्रिपाठी। मनोज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आजकल यूपी में बड़ी चर्चा है एक कार्यक्रम की। अमित शाह लखनऊ गए थे पिछले दिनों और उन्होंने मंच पर केशव मौर्य को अपना मित्र कहकर संबोधित किया। उसी मंच पर योगी आदित्यनाथ भी मौजूद थे। अमित शाह ने सीएम के तौर पे उनकी तारीफ भी की, लेकिन केशव मौर्य को ये तो मेरे मित्र हैं, इस तरह का शब्द इस्तेमाल करने को लेकर काफ़ी ज़्यादा, जिसे कहते हैं कि कानाफूसी का दौर उसके बाद चलने लगा। आप इसमें कोई सियासी संदेश देखते हैं क्या? सबसे पहले तो मैं नीरज गुप्ता जी का शुक्रिया इसलिए अदा करूंगा कि मैं लगातार सोच रहा था कि अमित शाह ने मंच से केशव मौर्य को अपना मित्र कह दिया और नीरज जी ने अभी तक इस मुद्दे को छेड़ा क्यों नहीं। लेकिन ये बात सोचे हुए और आपका ये शो होने के बीच में बहुत थोड़ा सा अंतराल रह गया, क्योंकि मैं मानता हूं कि यूपी जितना आपने मथा हुआ है उतना शायद ही बहुत कम लोग होंगे जिन्होंने मथा। तो आपका मेरी एक टेस्टिंग तो सही हो गई कि नीरज जी ने वास्तव में इस पर एक शो कर दिया। अब आते हैं मित्र वाली बात पे। तो केशव मौर्य जब अध्यक्ष थे तब योगी वन वाली सरकार आई थी और उसके बाद वो सरकार में केशव मौर्य को पूरी उम्मीद थी कि केशव मौर्य उसके मुख्यमंत्री बनेंगे। बड़ी अंदर की बड़ी साफ और सीधी बात बताता हूं कि तब एनेक्सी हुआ करती थी। एनेक्सी का मतलब पंचम तल, पंचम तल का मतलब सीएम सेक्रेटरिएट। उस सीएम सेक्रेटरिएट में कुर्सी किस कमरे में लगेगी केशव मौर्य की, इस बात को लेकर भी झगड़ा हुआ था और केशव मौर्य और संगठन के एक आला पदाधिकारी को के संग धक्का मुक्की भी हुई थी। वजह थी कि केशव मौर्य को मुख्यमंत्री अंततः नहीं बनाया गया। यहां से ये बात आगे बढ़ती और यूपीए कह रहा हूं, माफ कीजिएगा, योगी 2 गवर्नमेंट तक आते आते भी उनका वो सपना पूरा नहीं हुआ। और अगर गौर करें तो यही वो केशव मौर्य हैं जो गाहे बगाए सरकार को, संगठन को नापते तौलते नजर आते हैं, चाहे वो कहते हो कि संगठन हमेशा सरकार से बड़ा है। और इस झगड़े में, ये जो पॉलिटिकल झगड़ा है विद इन पार्टी भारतीय जनता पार्टी में, उसमें हमेशा केशव मौर्य उत्तर प्रदेश में एक सेंट्रल के मोहरे के तौर पे इस्तेमाल हो गए और हर बार उनको मुंह की खानी पड़ी इस पूरे मुद्दे पर। इस पॉलिटिक्स में अच्छे आदमी हैं, शानदार नेता है, तो उनकी लीडरशिप बहुत बढ़िया है, उनके पीछे मास है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन उनके अरमान पूरे नहीं होते दिखे। और यही वजह है कि अमित शाह का जो मोहरा उत्तर प्रदेश में है, योगी से ताल ठोकने के लिए वो केशव मौर्य है। लिहाजा वो जो मंच सजा था, उस मंच में मुख्यमंत्री के संबोधन के बाद केशव मौर्य के संबोधन के आगे सिर्फ उप मुख्यमंत्री ही बोला जाना चाहिए था। लेकिन अपने सिपहसालार पर, अपने विद इन पार्टी जो जंग चल रही है उस सिपहसालार का वजन बढ़ाने के लिए अमित शाह ने आकर सीधे तौर पर उप मुख्यमंत्री से पहले उनको अपना मित्र बताया और यह साफ तौर पर जता दिया कि उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स में, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी में, उत्तर प्रदेश की सरकार में अगर कोई उनका मित्र है तो उसका नाम केशव मौर्य है। भले ही वो उप मुख्यमंत्री हो, लेकिन वो पद अमित शाह के लिए कम से कम बाद में आता है। और यही संदेश था उनको अपना मित्र कहने के लिए। उसके बाद यूपी तक ने बात की केशव प्रसाद मौर्य से। एक लंबा पॉडकास्ट है जिसे हम रविवार को प्रसारित करेंगे, लेकिन उनसे जब इस मसले पर सवाल पूछा गया तो केशव मौर्य का जवाब था कि भाई वो मेरे गुरु हैं, अमित शाह मेरे गुरु हैं, उन्होंने अब तक जो जिम्मेदारी दी है मैंने वो निभाई है और आगे भी जो जिम्मेदारी देंगे वो निभाता रहूँगा। वो भी ये साफ जवाब दे रहे हैं। मतलब वो यहाँ पर योगी आदित्यनाथ को अपना नेता या अपना लीडर बताकर शायद निकल सकते थे, लेकिन उन्होंने कहा हाँ भाई, उन्होंने मुझे अपना मित्र कहा, ये उनका बड़प्पन है, वो मेरे गुरु हैं, आगे भी जो जिम्मेदारियां देंगे मैं उन्हें निभाऊंगा। तो ये इस जवाब को भी आप अगर सियासी चश्मे से देखें तो क्या देखते हैं? देखिए, बड़ी सीधी सी बात है। केशव मौर्य वो व्यक्ति थे जिनके नेतृत्व में भाजपा थंपिंग मेजॉरिटी से आई थी।
इसमें कोई दो राय नहीं है। उनका मुख्यमंत्री पद के लिए महत्वाकांक्षा होना लाजमी है, लेकिन ना बन पाना ये किसी के ठेस भी पहुंच सकती है। इस बात से वो ठेस केशव मौर्य पर है। रही बात केशव मौर्य और अमित शाह के संबंधों का, तो मैं आपको थोड़ा तफसील से समझा भी चुका हूं, लेकिन योगी 1 सरकार के मध्य से, यानी करीबन 2.5 साल बाद, और योगी 2 सरकार के करीबन 2 साल, 3 साल, 2.5 साल जो इधर गुजरे हैं, इनके बीच में सेंट्रल को लेकर जो झंझट शुरू हुआ, यानी मोदी के बाद कौन, उसमें योगी का नाम ऊपर आने पर जो सेंट्रल की झंझट है सरकार के पार्टी के अंदर, उसको उसके अगवा उत्तर प्रदेश में केशव मौर्य है। और अगवाकारी हो किसके नहीं, क्या लगता है कि क्या ये लड़ाई मोदी वर्सेस योगी है? नहीं, ये लड़ाई अमित शाह वर्सेस योगी है, क्योंकि दोनों ही मोदी के कंटेंडर है वहां के, उनके बाद के माने जाते हैं कि दोनों में से कोई एक प्रधानमंत्री जरूर बनेगा। लेकिन जिस तरीके से योगी ने अपनी शाखाएं फैलाई है, जिस तरीके से स्टार कंपेनर बन गए हैं, जिस तरीके से कश्मीर से कन्याकुमारी, गुजरात से लेके बंगाल तक जिस तरह योगी योगी हो गया, वो खुद अपनी दौड़ में आगे बढ़ गए। लेकिन वास्तविक तौर पर जो अंदर की बात है, जो सामने दिखता है, मोदी अगर चाहेंगे किसी को सामने लाने के लिए तो वो अमित शाह का नाम होगा। इस बात को लेकर जो झंझट है, उस झंझट में उत्तर प्रदेश में अमित शाह के अगवाकार केशव मौर्य है, वही उनके गुरु भी हैं, वही उनके मित्र भी है, वही सरकार में डिप्टी सीएम भी है। यही वजह है कि केशव मौर्य ने जो आपको इंटरव्यू दिया, उन्होंने बहुत ही भद्र शब्दों में मित्र का जवाब गुरु से दे दिया, कि उन्होंने उनको मित्र कहा, उन्होंने उनको अपना गुरु कहा। लेकिन अंदर की बात यही है, केशव मौर्य कभी कभी मुखर होते हैं, कहते हैं कि सरकार से बड़ा संगठन है, वो कई बार इस तरीके की बात करते हैं, कभी ट्वीट करते हैं, कभी संगठन की बैठक में इस तरीके की बात करते हैं, तो ये चीजें दिखती हैं। तो केशव मौर्य ने बात बड़ी सही कही है, वो उनको मित्र कहते हैं और वो उनको गुरु कहते हैं, और गुरु वही करेगा, गुरु जो कहेगा चेला वही करेगा, मित्र जो कहेगा उसका दूसरा मित्र वही करेगा। जहां तक यूपी की सवाल है, यूपी का सवाल है, और दिल्ली और उत्तर प्रदेश में सियासी 36 आंकड़े का सवाल है, यही रहेगा। चलिए, ये जो अंदरूनी खेमेबाजी है, इसको थोड़ा और करीब से देखते हैं। ये बात तो चलिए, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, इसके लेवल से अगर हम नीचे आते हैं, उत्तर प्रदेश में बीजेपी को देखते हैं, तो अभी ताज़ा खबर चल रही है, कानपुर में एक डीएम और सीएमओ की लड़ाई में भाजपा 2 खेमों में बट गई। आधे विधायक एक सीएमओ के साथ हो गए, आधे विधायक डीएम के साथ हो गए। बीजेपी के एक विधायक है नंदकिशोर गुर्जर, लगातार खबरों में रहते हैं, कहते हैं कि वो न्याय के लिए भटक रहे हैं। पार्टी के बहुत सारे विधायक जो हैं वो बीजेपी से नाराज हैं। बीजेपी के एक सांसद हैं साक्षी महाराज, वो कहते हैं कि उनका जो समाज है, लोध समाज, बीजेपी का कोर वोटर है, लेकिन बीजेपी से नाराज है क्योंकि कोई महत्व नहीं मिलता है। पश्चिम उत्तर प्रदेश में संगीत सोम वर्सेस संजीव बालियान चलता ही रहता है। तो क्या ये अंदर खाने का, जिसे कहते हैं कि मार मची हुई है बीजेपी के अंदर, और ऊपर से सब गुडी गुडी नजर आता है, ऐसा है क्या? देखिए, बिल्कुल ये सच है। चाहे साक्षी महाराज हो, चाहे गुजर हो, चाहे अनुप्रिया पटेल के पति आशीष पटेल हो, और थोड़ा सा पीछे चले जाएंगे तो करीबन 1.5 से पौने 200 विधायक थे, जो अपनी सरकार के खिलाफ ही पिछली वाली गवर्नमेंट में विधानसभा में हंगामा कर रहे थे, वेल में चले आए थे। कई सांसद थे, चाहे वो हरीश द्विवेदी हो या एक बस्ती सोनभद्र के सांसद थे खरवार, वो सारे लोग अपनी ही सरकार के खिलाफ अपने डीएम के मुख्यालय पे धरने पर बैठ गए थे। तो अंदर एक जबरदस्त तोड़फाड़ है भारतीय जनता पार्टी में, मैं दावे से कह सकता हूं तोड़फाड़ है। वजह मुझे बताइए, आपको एज ए जर्नलिस्ट कौन सा चेहरा उत्तर प्रदेश में नजर आता है जो पॉलिटिकली बहुत सक्रिय है? सरकार का मंत्री हो, कैबिनेट मंत्री हो, कोई नजर आता है? आपको कोई नजर नहीं आएगा। यहां पर एके शर्मा, जो नरेंद्र मोदी के ब्लू आइड बॉय थे, आईएएस थे, गुजरात से यहां भेजे गए, उनको गृह विभाग देके मंत्री पद की शपथ दिलानी थी पिछली गवर्नमेंट में, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया।
और लगा कि आज योगी जी को दिल्ली भेज दिया जाएगा, कल भेज दिया जाएगा, लेकिन उसके बाद दोबारा चुनाव आए और दोबारा में आके फिर सेंट्रल से कुछ मंत्री पद बांटे गए, जैसे AK शर्मा, जैसे केशव मौर्य, जैसे ब्रजेश पाठक, जैसे अब वो केंद्र में चले गए PWD मिनिस्टर थे, मैं नाम भूल गया, दिमाग से नाम भूल गया, जतिन प्रसाद, जतिन जैसे जतिन हो गए, नितिन अग्रवाल हो गए, नरेश अग्रवाल के बेटे हो गए। ऐसे बहुत सारे पद हैं जो ऊपर से थोपे गए हैं, जो योगी आदित्यनाथ को स्वीकार नहीं थे। तो क्या होगा, आप उनको अच्छे मोटे पद दिला देंगे, काम कौन करेगा? ब्यूरोक्रेसी। ऐसे ऐसे IAS वहां बैठा ले गए हैं कि इन मंत्रियों की फाइल नहीं होती। अब मैं आता हूं आपको इस चीज को साबित करने के लिए। 3 साल हो गए, हर 15 जून तक 1 महीने के लिए तबादला नीति उत्तर प्रदेश में लाई जाती है। स्वास्थ्य महकमे में एक CMO को लेके उत्तर प्रदेश में विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना, सुरेंद्र मैथानी जो वहां के विधायक है, ये एक गुट CMO के पक्ष में है, दूसरा गुट अभिजीत सांगा, महेश त्रिवेदी जो कानपुर के अलग अलग क्षेत्रों के विधायक है, ये गुट CMO के खिलाफ है और मुख्यमंत्री को इसके खिलाफ चिट्ठी लिख के भेज रहा है। DM मतलब यानी जो खिलाफ लिख रहा है वो DM के साथ है और जो CMO के साथ लिख रहा है वो CMO के साथ है। कम से कम 350 तबादले होने थे, लेकिन उप मुख्यमंत्री की अफसरों ने सुनी ही नहीं। बात समझिएगा, ब्रजेश पाठक प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं, स्वास्थ्य मंत्री हैं, शिक्षा स्वास्थ्य मंत्री यानी मेडिकल कॉलेजेस भी उनके अंडर में आते हैं। एक नर्स का तबादला नहीं हो पाया। वजह कि ऑफिसर्स ने उनकी सुनी नहीं, जो सिफारिशें थी मानी नहीं, जो प्रस्ताव आया तो उनके पास कोई चारा नहीं था सिवाय प्रस्ताव को रद्द करने का और साइन करके मुख्यमंत्री को भेज देना, यानी जो मुख्यमंत्री चाहे वो कर दो, मेरी विभाग में मेरी चलती ही नहीं है। यही हाल PWD का है, यही हाल शिक्षा विभाग का है। हर जगह यही है कि जो मंत्री बैठा है वो अपने विभाग के चपरासी का तबादला करने की हैसियत नहीं रखता। 15 जून के बाद अगर किसी का तबादला किसी मंत्री को भी करना होगा तो उसमें मुख्यमंत्री कार्यालय जाएगी फाइल, और मुख्यमंत्री जब हाँ करेंगे तब वो तबादला होगा। यानी जो सेशन था उस सेशन में अफसरों ने नहीं किया और अब जब करना होगा तो मुख्यमंत्री करे। एक छोटा सा उदाहरण आपको दे रहा हूं कि ये मंत्री अपने विभाग में तबादले भी नहीं करा पाते। ये मंत्री, ये आशीष पटेल, गुर्जर, ये सब जितने भी लोग हैं, ये सारे वो लोग हैं कि जिनकी सुनी ही नहीं जाती, और जब नहीं सुनी जाती तो उसी फ्रस्ट्रेशन में ये भाजपा की अंतर्कलह कभी कभी पटल पर आ जाती है, कभी कभी दिखने लगती है। कुछ मुखर हो जाते हैं, कुछ बयान दे देते हैं, चाहे साक्षी महाराज हो, चाहे आशीष पटेल हो, चाहे गुर्जर हो, ये बयान दे देते हैं। तो एक लाइन की बात है, उत्तर प्रदेश में सरकार और संगठन के बीच सब कुछ सामान्य नहीं है। लावा लगातार अंदर उबलता रहता है, कभी कभी किन्हीं छोटे कोने अतरों से थोड़ा सा रिस जाता है। इसका एक उदाहरण, ये लावा फटा भी है। ये कब फटा है? जब लोकसभा के चुनाव हुए और उत्तर प्रदेश में भाजपा को उतनी भी सीटें नहीं मिली जितनी पिछली बार मिली थी। अगर मिली होती तो केवल भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर सरकार थम्पिंग मेजॉरिटी से केंद्र में बना लेती। और सबसे बड़ी बात यह कि उस उत्तर प्रदेश में नहीं मिली जहां योगी आदित्यनाथ जैसे मुख्यमंत्री के अंडर में सरकार थी, और वही जहां पे राम मंदिर बना था, और वही जहां जिस उत्तर प्रदेश से बीजेपी का उदय हुआ, सांसद है, प्रधानमंत्री सांसद है वहां से। और प्रधानमंत्री की भी आपको वोटों की गिनती याद रखनी होगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नहीं तो इसका 2027 के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर इस समस्या को आप कैसे देखते हैं? मतलब अगर ये ना सुधरा तो जैसा लोकसभा में नुकसान हुआ वैसा विधानसभा में भी तो होगा। फिर एक बहुत बड़ा तबका चाहता है कि योगी आदित्यनाथ की सरकार रिपीट ना होने पाए, यहां से लेके सेंट्रल तक। और एक बहुत बड़ा तबका चाहता है कि यहां पे एक बार फिर थम्पिंग मेजॉरिटी से सरकार बनाई जाए, और सेंट्रल में माफ कीजिएगा, सेंट्रल में अमित शाह खेमे का जितने भी लोग हैं
उन पर काबू करके कब्जा करके रखा जाए। हम्म। अभी बीच में पिछले दिनों कुंभ के पहले कई बार हुआ कि मुख्यमंत्री हटाए जाएंगे, मुख्यमंत्री हटाए जाएंगे, मतलब मुख्यमंत्री बदले जाएंगे, ये दिल्ली जाएंगे, कभी मरमरिंग आती है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिए जाएंगे, कुछ तमाम सारी चीजें आती है। तो ये मरमरिंग सिर्फ मरमरिंग नहीं है नीरज जी, ये मरमरिंग असल में दिखती है, असल में है, असल में अंदर ही अंदर कुछ ना कुछ चल रहा है। अंदर जो शैल है वो आपस में जगह बदल रहे हैं। उन चीजों की गड़गड़ाहट, उनका कंपन सब साफ समझ में आ रहा है, सेंटर तक, संगठन को भी और इवन आरएसएस को भी समझ में आ रहा है, लेकिन अभी तक इसका कोई नतीजा सामने नहीं आया है। तो 2027 में जो ये खेमा है, जो ये नहीं चाहता कि योगी आदित्यनाथ की सरकार रिपीट हो, मैं भाजपा की बात कर रहा हूं, उस खेमे की, वो अगर किसी की मदद में उतर गया या उसने अपने आप को कीप मम कर लिया, खामोश कर लिया, जैसे लोकसभा चुनाव में किया था, अगर उसने अपने आप को कीप मम कर लिया और अखिलेश यादव के पीडीए का फार्मूला चल गया विद कांग्रेस, तो आप समझ लीजिए कि 2027 का चुनाव बड़ा शानदार होने जा रहा है और आपको बड़ा दिलचस्प चुनाव देखने को मिलेगा। ये भाजपा की जो अंतर्कलह है, जो भाजपा की सरपटौवल चल रही है, इसका नतीजा आपको बहुत बड़े पैमाने पर देखने को मिल सकता है, बशर्ते मोदी के नाम पर या हिंदूवाद के नाम पर वोटर फिर एक बार बीजेपी को चुन न ले तो। बिल्कुल, आपने अखिलेश यादव की बात की चूंकि, तो जरा उस खेमे की भी खबर लेते हैं। एक कांग्रेस के सांसद हैं इमरान मसूद, लगातार समाजवादी पार्टी को जिसे कहते हैं कि लताड़ते हैं, धमकाते हैं, सीधे अखिलेश यादव पर आरोप लगाते हैं, खुली चुनौती देते हैं कि सहारनपुर से तो सारे विधायक जो हैं वो कांग्रेस के लड़ेंगे। इसके बावजूद, और कांग्रेस का आला कमान उन्हें रोकता भी नहीं है, इसके बावजूद अखिलेश यादव जोर देकर ये कह रहे हैं 1.5 साल पहले ही कि इंडिया गठबंधन जो है वो मिलकर चुनाव लड़ेगा, यानी सपा और कांग्रेस साथ साथ हैं। क्यों, ये जरूरी है या मजबूरी है? नीरज जी, इसको ऐसे समझिए कि जैसे अबू आजमी को भी महाराष्ट्र में सपा के आला कमान ने नहीं रोका, जैसे कांग्रेस के आला कमान ने कमलनाथ को नहीं रोका था मध्य प्रदेश। यही हाल इमरान मसूद का यहां पर है। रही बात अखिलेश की मजबूरी की, तो इसको मैं स्पष्ट कर दूं कि मजबूरी उत्तर प्रदेश में तो कांग्रेस की है, क्योंकि कांग्रेस लगभग 2-2.5 दशक हो गए उत्तर प्रदेश में अपनी जमीन खोते अमेठी तक खो चुकी थी कांग्रेस। ये बात अलग है कि इस बार के चुनाव में अखिलेश यादव के साथ आने के बाद वो वापस आई, कुछ सीटें भी आ गई है। तो मैं इसको बहुत एक अच्छे से उदाहरण से बता दूंगा कि कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में रोमिंग लगती है और टावर यहां पर समाजवादी पार्टी के हैं, तो सिग्नल कांग्रेस को वहीं से मिलेगा। अब आते हैं कि अखिलेश यादव इमरान मसूद की इतनी बकबक के बावजूद ये दावा क्यों कर रहे हैं? ये दावा इसलिए कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में उनको भी कांग्रेस का वो वोट चाहिए जो अगड़ा भी है, क्योंकि अगड़ा कांग्रेस को वोट जाता है, अगड़ा वोट सपा को नहीं जाता है। उत्तर प्रदेश में अगड़ा वोट सपा को नहीं जाता। एक छोटे माइनर परसेंटेज की बात नहीं कर रहा हूं, बड़े की बात कर रहा हूं। अगड़े को जब चुनना होता है तो या तो वो भारतीय जनता पार्टी को चुनता है, नहीं चुनता है तो कांग्रेस को चुनता है। मुसलमान, नो डाउट सेंट्रल में चुनाव होगा तो मुसलमान ज्यादातर कोशिश यही करता है कि वो कांग्रेस को चुने। दूसरा विकल्प उत्तर प्रदेश में उसके बाद अखिलेश यादव होता है। इस तरीके से मुसलमान बढ़ते हैं यहां पे। तो आकर अखिलेश यादव कांग्रेस के साथ इसलिए खड़े रहना चाहते हैं ताकि कांग्रेस के हिस्से का जो वोट है, उसके जो हिस्से की सीट है, मिलकर एक गठबंधन की सरकार अगर 19-20 पड़ती है तो एक दूसरे के साथ खड़े रहे। बात रही कि इमरान मसूद को फिर कोई रोक क्यों नहीं रहा है, इमरान मसूद से ये कहा क्यों नहीं जा रहा है। तो ये दोनों की एक पोस्चरिंग भी रहती है। वही जैसे मैंने आपको कमलनाथ, अबू आजमी के उदाहरण दिए, वैसे ही इमरान मसूद है। इसकी वजह यह है कि ऊपर से एक हल्का सा प्रेशर होता है कि अपनी सीटें बढ़ानी है, अपनी सीटें बढ़ानी है। चूंकि अखिलेश यादव मजबूत है, वो चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा सीटें घटानी है, यानी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सीटें कम, कांग्रेस कम सीटें मांगे
अगर आपको याद हो, जब दो लड़के करके एक कैंपेन चला था, मैं सन भूल रहा हूं उसका, दो लड़कों की जोड़ी। उस दौरान भी गठबंधन टूटने के कगार पे आ गया था। लेकिन प्रियंका गांधी ने उसमें इंटरवीन किया और तब जाके वो गठबंधन काम कर पाया। तो इमरान मसूद को बहुत ही सीरियस लेने की बहुत जरूरत भी नहीं है, क्योंकि आला कमान दोनों तरफ से देख रहा है और अखिलेश उनको ध्यान भी नहीं दे रहे। अगर आप अजय राय को याद करें तो अजय राय भी अखिलेश यादव के लिए कई बार, समाजवादी पार्टी के लिए कई बार कह चुके हैं। तो इन सब चीजों को एक पॉलिटिकल पोस्चरिंग, एक मिलाकर एक संदेश देने जैसी बात भी हो कि हमारे बीच में झगड़ा है, हमारे बीच, आप समझ रहे हैं मैं कहना क्या चाह रहा हूं, कि हम एक नहीं होंगे, या हम कभी एक हो सकते हैं, या अखिलेश यादव ये चाहते होंगे कि हम पूरा चुनाव अकेले लड़े ताकि हमारी सरकार बन जाए आगे। इस सारे गेम का पिक्चर अलग होता अगर मायावती सक्रिय होती, तब इस तरीके के बयानात आपको सुनने को नहीं मिलते, वरना आप बहुत कमजोर हो चुके हैं और आप कोई पोस्चरिंग कर नहीं पाते। यही वजह है कि आप किसी कमलनाथ, किसी अबू आजमी, किसी अजय राय की तरह इमरान मसूद को आप इग्नोर मान के चलिए, आला कमान की तरफ से इग्नोर है। वो एक प्रेशर भी है और वो एक डिनायल भी है, दोनों इस तरीके से उसको लेकर चलते। और मैं इस बात के लिए साफ कहता हूं कि उत्तर प्रदेश में 2027 का जो विधानसभा चुनाव है वो कांग्रेस और अखिलेश यादव यानी समाजवादी पार्टी मिलके लड़ेंगे। लाख कोई कमलनाथ खड़ा हो, अजय राय खड़ा हो, इमरान मसूद खड़ा हो, नहीं, इसके अलावा राहुल गांधी का पिछले कुछ महीनों का आप पूरा जो उनका स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स है, तो उसमें आप देखेंगे कि वो दलित समाज को बहुत ज़्यादा एड्रेस कर रहे हैं। राहुल गांधी के जन्मदिन पर भी अगर आज वो हम देख रहे हैं, वो जो कार्ड्स पूरे देश में हरियाणा जो कांग्रेस की तरफ से चलाए जा रहे हैं, वो गरीबों, वंचितों, दलितों के नेता राहुल गांधी कहीं जाते भी हैं तो आप देखेंगे दलित हॉस्टल में चले जाते हैं, दलित छात्रों से मिलते हैं। तो राहुल गांधी का ये दलित आउटरीच भी तो अखिलेश यादव गठबंधन के तौर पे, इंडिया गठबंधन को यूपी में फायदा पहुंचा सकता है, जो कि शायद उस तरह से अभी उनके पास नहीं आया है समाजवादी पार्टी से नाराजगी के चलते। आप इस हिंदी बेल्ट को देख लें, अगर सारे प्रदेशों को अगर गौर कर ले अभी थोड़ा, तो उत्तर प्रदेश में मान लीजिए दोनों विरोधी दल लड़ जाए, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी एक दूसरे के खिलाफ लड़ जाए, तो साफ तौर पर अभी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की स्थिति जो है वो बहुजन समाज पार्टी से बेहतर है, आम आदमी पार्टी से भी बहुत बेहतर है, लेकिन समाजवादी पार्टी से 19-20 है ऐसा नहीं है, ये 12 और 20 का फर्क है। दलित प्रेम, मैं अब केवल उत्तर प्रदेश पे आ रहा हूं, दलित पॉलिटिक्स जिस तरीके से वो कर रहे हैं, जिस तरीके से जनगणना की बात उन्होंने उठाई थी, सरकार ने एक अलग कार्ड प्ले कर दिया, वो एक अलग स्टोरी है। वो जिस तरीके से सामने आ रहे हैं, नो डाउट वो अपनी जमीन बनाएंगे, लेकिन उस जमीन की कारपेटिंग जिस पर वो चल रहे हैं वो पहले से बिछी हुई है और वो समाजवादी पार्टी की है। मुझे लगता है एज ए पॉलिटिशियन राहुल गांधी इस बात को अच्छी तरीके से समझते होंगे कि उत्तर प्रदेश का जो रिजल्ट होता है, उत्तर प्रदेश का जो मूवमेंट होता है, वो मूवमेंट तय करता है कि आपकी पार्टी जा किस तरफ रही है। उदाहरण के तौर पर एक उत्तर प्रदेश का मूवमेंट बदल गया और एनडीए की सरकार आ गई केंद्र, तो उत्तर प्रदेश हमेशा से इंपॉर्टेंट है। उस इंपॉर्टेंस को अपने जहन में रखकर राहुल गांधी 100% चल रहे होंगे। वो किसी साउथ में जाके, किसी अन्य राज्यों में जाके उनको 100% बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, वो यहां भी आएंगे, उनको नो डाउट रिस्पांस मिलेगा, लेकिन जो रिस्पांस का जो कॉन्फिडेंस बनाने वाली बात है वो समाजवादी पार्टी से मिलेगा, और उस कॉन्फिडेंस को वोट में कन्वर्ट करने का जो फार्मूला है वो समाजवादी पार्टी के थ्रू उत्तर प्रदेश में मिलेगा। इसलिए मुझे लगता है कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव एक साथ खेलेंगे, जिसमें लीड 100% अखिलेश यादव करेंगे, उसके पीछे राहुल गांधी को चलना होगा। इससे दोनों का लाभ है, और इस लाभ में अगर कहीं भारतीय जनता पार्टी का जो एंटी योगी खेमा है, उसने अगर लोकसभा चुनाव की तरह खेमा वो खेल कर दिया,
खेल कर दिया तो कहानी कुछ और होगी। वरना अगर ये दो लोग लड़ गए आपस में तो भारतीय जनता पार्टी के लिए रास्ते हरे भरे हो जाएंगे और तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी लगातार उत्तर प्रदेश में सरकार बना लेगी। बिल्कुल। देखिए मनोज जी, बहुत सारे विषय भी हैं और आपसे बातचीत तो बहुत लंबी हो सकती है, लेकिन थोड़ा वक्त का तकाजा है। तो आज हम इस बातचीत को यहीं ख़त्म करेंगे, आपसे फिर हम मुलाकात करेंगे। लेकिन जो मनोज राजन त्रिपाठी ने जो बात कही है, जिस नज़रिए से उन्होंने बीजेपी के अंदर चल रही उठापटक को देखा है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। और 2027 के विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र मुझे लगता है कि मनोज राजन त्रिपाठी की ये बातें सुनकर बीजेपी के अंदर ज़रूर कुछ हलचल होगी, शायद कोई किसी तरह के कोई राजनीतिक कदम उठाए जाएंगे। आज हमारे साथ बात करने के लिए मनोज राजन त्रिपाठी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम दर्शकों का आभार। नमस्कार।